Hello and welcome back everyone to this channel Chemistry Classes. So in our last video we were discussing the solutions to GATE 2016 question paper. So continuing with that, in this part 2, now we will start with question number 9, which is 1 mole of an ideal gas is compressed from 5 liters to 2 liters at constant temperature. तो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स और इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि हमारा जो सिस्टम है that is ideal gas, number of moles equals to 1 and it is compressed from 5 liters to 2 liters at constant temperature. टेम्परेचर हमें बोल दिया है कि कांस्टेंट है और हमारे से चेंज इन एंट्रोपी पूछा है. चेंज इन एंट्रोपी इज आस्क्ड और उसकी यूनिट बोला है जूल पर केल्विन और साथ में हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. तो बेसिकली हमारे पास अगर आइडियल गैस है और हमारे से चेंज इन एंट्रोपी पूछा जाता है तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला डिराइव्ड है ऑलरेडी, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी फॉर एन आइडियल गैस इज NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1. तो ये फॉर्मूला कब काम आता है? जब हमें वॉल्यूम की टर्म्स में दिया गया हो. और हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है जो प्रेशर की टर्म्स में होता है, NCP ln T2 upon T1 माइनस NR ln P2 upon P1. तो बेसिकली अगर हमें प्रेशर की टर्म्स में दिया जाता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते, बट अभी हमें वॉल्यूम की टर्म्स में दिया गया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर हमारा सिस्टम में बोला जाता कि सपोज आइसोकोरिक प्रोसेस है, बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम इज 0, तो हमारी ये वाली टर्म 0 हो जाती है और हम ऑब्वियसली जब चेंज इन टेम्परेचर हमें दिया जाता तो हम ये टर्म से निकाल लेते. अगर हमें बोला जाए कि आइसोबारिक प्रोसेस है तो हमारा ये टर्म 0 हो जाएगा और ये वाली टर्म से हम अपना आंसर निकालेंगे. अभी हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब आइसोथर्मल है. आइसोथर्मल चेंज इन टेम्परेचर इज 0, इसका मतलब T1 इज इक्वल्स टू T2. इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हमारे सेम है तो हमारा ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म हो जाएगा हमारा 0. आपको बॉयल्स लॉ पता होगा. बॉयल्स लॉ जो आइडियल गैस के लिए होता है उसमें क्या होता है दैट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड. मतलब P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 होता है और इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये क्या बनेगा, V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2. तो आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं. अगर आप इस P2 अपॉन P1 में डालेंगे तो ये बन जाएगा V1 अपॉन V2 माइनस के NR ln V1 अपॉन V2 और ये हो जाएगा प्लस NR ln V2 अपॉन V1 और जो कि आपका यहाँ पे भी ये सेम ही है. तो अगर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आप यूज कर सकते हैं NR ln V2 अपॉन V1 और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है आपको 1, R की वैल्यू आपको दी गई है 8.314, ln V2 5 liters, sorry V2 is 2 liters and V1 is 5 liters, तो 2 upon 5 और जब आप इसे सॉल्व करेंगे then you will get minus 7.61 जूल पर केल्विन. जूल पर केल्विन कैसे रह गया? R की यूनिट क्या थी? R की यूनिट आपके पास थी जूल पर केल्विन पर मोल और साथ में आपने मल्टीप्लाई किया एक 1 मोल का, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बेसिकली जो डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी की यूनिट बचेगी दैट विल बी जूल पर केल्विन. तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा माइनस 7.61 जूल पर केल्विन. तो दिस इज द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9. Now the next question is the linear momentum of a particle described by the wave function e to the power minus ikx is. अब आपसे क्या पूछा गया है कि आपको एक सिस्टम दिया गया है. बेसिकली वेव फंक्शन विल डिफाइन अ पर्टिकुलर सिस्टम. तो आपको वेव फंक्शन क्या दिया गया है? वेव फंक्शन आपको दिया गया है e to the power minus ikx और आपसे पूछा गया है कि आप इसका लीनियर मोमेंटम बताइए. तो बेसिकली आपने क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी हमें किसी पर्टिकुलर सिस्टम की जानकारी चाहिए होती है
तो हमें उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करना होगा। सपोज हमें उसकी लीनियर मोमेंटम की जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमें लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर लगाना होगा। ऑपरेटर बेसिकली क्या है कि आप उसे ऑपरेट करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा, जैसे समेशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, तो आपका जो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड ये सब ऑपरेटर्स हैं। तो आपके पास ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम का अगर आपको लीनियर मोमेंटम चाहिए तो आपको इस पे लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर लगाना होगा, सो दैट यू कैन गेट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो उसके लिए अब आपको लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर पता होना चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम का जो हमारे पास ऑपरेटर होगा वो होता है हमारा माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स। तो इस लीनियर मोमेंटम के ऑपरेटर को basically this is linear momentum operator and you will apply it on this given wave function। तो जब आप इसे wave function के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस आई एच क्रॉस, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस आई के एक्स एज इट इज, देन अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस आई के एक्स, सो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस आई एच क्रॉस, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस आई के एंड दिस फंक्शन अगेन, तो इट विल कम इक्वल्स टू आई स्क्वायर एच क्रॉस के, आई स्क्वायर इज -1, तो माइनस एच क्रॉस के। तो इसका जो आंसर है दैट इज माइनस एच क्रॉस के। अगर आपसे पूछा जाता कि आप इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर लगाना होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m d2 बाई dx स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाता कि इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बताइए तो आपको ये ऑपरेटर इस सिस्टम पे अप्लाई करना होगा, देन यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अभी आपसे लीनियर मोमेंटम पूछा गया था तो आपने लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर लगाया and your answer is minus h cross k. Now the next question is, for an elementary bimolecular gas phase reaction activation energy is 5.5 kilojoule per mole। तो आपको ये this question is from kinetics transition state theory, और आपको क्वेश्चन में दी गई है एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी वैल्यू है 5.5 किलोजूल पर मोल, और जो आपकी रिएक्शन है दैट इज एलिमेंट्री बाइमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन, और आपसे पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इन किलोजूल पर मोल एट 300 केल्विन। तो बेसिकली जब आप ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में देखेंगे देन वी हैव दिस डेल्टा एच डैगर इज इक्वल्स टू डेल्टा यू डैगर प्लस डेल्टा पीवी, और जब आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा पी डेल्टा वी डैगर प्लस वी डेल्टा पी डैगर। जनरली जो हम रिएक्शन करते हैं दैट इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसीलिए जो ये वाली टर्म होती है डेल्टा पी वाली, ये हमारी जीरो हो जाती है। अब हमारे पास जो बचा दैट इज डेल्टा यू डैगर प्लस पी डेल्टा वी डैगर। हमें वैसे क्वेश्चन में गिवन है कि गैस फेज रिएक्शन है, बट सपोज जो हमारी रिएक्शन है अगर वो लिक्विड फेज होती तो जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम होता है लिक्विड फेज रिएक्शन में दैट इज आल्सो नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसीलिए लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए इस टर्म को भी जीरो मान लेते हैं, और हमारा जो एक्सप्रेशन बचता है दैट इज ओनली डेल्टा एच डैगर इज इक्वल्स टू डेल्टा यू डैगर। बट जो हमारी रिएक्शन है दैट इज नॉट लिक्विड फेज, इट इज गैस फेज, तो इसीलिए जो हमारी पी डेल्टा वी डैगर वाली टर्म है दैट इज सिग्निफिकेंट एंड दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। नाउ दिस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। अब हमें जो हमारा एक्सप्रेशन है उसे एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में लाना होगा, तो जब हम उसे एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दैट बिकम्स डेल्टा एच डैगर इज इक्वल्स टू ई ए माइनस आर टी प्लस डेल्टा एन जी डैगर आर टी। अब जो ये डेल्टा एन जी है दैट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ द गैसियस मोल्स। तो अब हमारी जो रिएक्शन है वो कहां से कहां जा रही है, वो जा रही है रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक। तो बेसिकली जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो तो होगा एक, तो इसीलिए हम क्या करेंगे ई ए माइनस आर टी प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर टी। अब बेसिकली जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है दैट इज इक्वल टू द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है
ट्री बाइमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन। तो इसका मतलब इनिशियली हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बना रहे हैं। और एक चीज और, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट आर नॉट द वन एंड द सेम थिंग, एंड दिस थिंग इज टोल्ड बाय हरमीत इन वन ऑफ हिज वीडियोस, एंड वी विल प्रोवाइड द लिंक टू दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो EA minus RT plus RT minus NgRT, and this Ng is nothing but the molecularity of the reaction. This RT is cancelled and we are left with EA minus 2RT. अब आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किलो जूल पर मोल में गिवन है, और आपको जो डेल्टा H डैगर मतलब एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन पूछी गई है वो भी आपसे किलो जूल पर मोल में ही पूछी गई है। तो आपको यहाँ पे EA 5.5 किलो जूल पर मोल माइनस 2 इंटू 8.314 डिवाइडेड बाई 1000 से डिवाइड क्यों किया है? बिकॉज जो आपको R की वैल्यू दी गई है वो दी गई है जूल पर केल्विन पर मोल में, तो 1000 से डिवाइड करके दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू किलो जूल पर केल्विन पर मोल, और जो आपको टेम्परेचर है दैट इज गिवन 300 केल्विन। So when you will solve this, you will get your answer, that will be the enthalpy of activation in kilojoule per mole. इसमें आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है that is the unit conversion, कि आपसे किलोजूल पर मोल में पूछा गया है तो आपको जो अपना R है वो किलोजूल पर मोल में करना होगा, और अगर आप R की यूनिट चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप पहले अपने EA को, एक्टिवेशन एनर्जी को जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, और जब आप इसे जूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो पहले डेल्टा H का आंसर है वो आपका जूल पर मोल में आएगा, फिर आप उसे अपना किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके। जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो आपको यूनिट पे जरूर ध्यान देना है कि किस यूनिट में आपसे आंसर पूछा गया है और आपको जो गिवन वैल्यूज है वो किस यूनिट में दी गई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the titration of a strong acid with a strong base is represented by the plot। देखा जाए तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हम बीएससी से ही लैब में बेसिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस यूजिंग अ पीएच मीटर। पीएच मीटर की बात क्यों की है? क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो जो वाई एक्सिस पे है उसमें लिखा गया है डेल्टा पीएच बाई डेल्टा वी, और आपका जो एक्स एक्सिस पे लिखा है दैट इज द वॉल्यूम। तो इसीलिए हम ये एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं जिसमें हम टाइट्रेशन करते हैं यूजिंग पीएच मीटर। अब इसमें जनरली आपको, अगर आपने एक्सीज को ध्यान से नहीं देखा, एक्सीज में दिया है डेल्टा पीएच बाई डेल्टा वी और यहाँ पे दिया है वॉल्यूम, और आपसे लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन की है। तो आप बुक्स में देखेंगे जनरली एक ऐसा कर्व दिया होता है जो इसमें ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो अगर आप एक्सीज को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इसी को एकदम आंसर टिक कर देंगे कि यही मेरा आंसर है, बट नहीं। जब भी ये कर्व बुक्स में गिवन होता है तो उसमें जो आपकी एक्सिस होती है दैट इज पीएच वर्सेस वॉल्यूम। मतलब ये कर्व का नेचर ऐसा तब होता है जब हमारा पीएच वर्सेस वॉल्यूम को ड्रॉ किया गया हो। सपोज हमने यहां से एसिड लिया तो एसिड डाल रहे हैं, मतलब बेस से टाइट्रेट कर रहे हैं, अभी चेंज नहीं आ रहा है, बट जैसे ही आपका एकदम ये एंड पॉइंट रीच होगा तो आपका सडन राइज इन पीएच होगा। जैसे ही वो आपकी एक एक्स्ट्रा ड्रॉप बेस की डलेगी तो आपको एकदम सडन राइज इन पीएच मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी एसिड रेंज में से जो आपकी पीएच है वो बेस में चली जाएगी एंड देन अगेन कांस्टेंट। नाउ अब यहाँ पे जो इन्होंने ये एक्सिस दी है दैट इज डेल्टा पीएच बाई डेल्टा वी। तो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव। ये लैब में हम करते भी हैं, तीनों से करते हैं। एक हम पीएच वर्सेस वी बनाते हैं, एक हम फर्स्ट डेरिवेटिव से करते हैं जो इन्होंने पूछा है, और एक हम सेकंड डेरिवेटिव से भी करते हैं। तो मैं आपको तीनों का नेचर बता देता हूं। तो जो सिंपल पीएच वर्सेस वी है उसका नेचर तो यही होता है, एस शेप्ड कर्व for a strong acid and strong base. Now we are asked with the first derivative. तो first derivative में क्या होगा? first derivative का जो आपका नेचर होता है वो होता है कुछ ऐसा। क्यों? क्योंकि
फर्स्ट डेरिवेटिव में आपने यहाँ पे क्या किया है, यू आर स्टडीइंग द चेंज इन द पीएच। तो सपोज आपने नीचे यहाँ पे एसिड ले रखा है और आप ऊपर से बेस डाल रहे हैं। कोनिकल फ्लास्क में आपने एसिड लिया है और ऊपर ब्यूरेट से आप बेस डाल रहे हैं। तो पहले सपोज जो आपकी पीएच है वो है 3, फिर आपने 3 से शुरू किया, तो जैसे जैसे आप बेस डाल रहे हैं तो वो धीरे 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 चेंज हो रही है, 3.1 3.2 ऐसे जा रही है। बट जैसे ही आपका एंड पॉइंट रीच होगा, एंड पॉइंट पे क्या होगा, जो आपकी पीएच सपोज एकदम 3.4 3.5 की रेंज में थी, तो वो एकदम आपकी शूट अप हो जाएगी बेस रेंज में, सपोज 11 पे चली गई। तो जिस पॉइंट पे वो शूट अप होगी, उस पॉइंट पे जो ये आपका चेंज होगा ये डायरेक्ट होगा सपोज 11 माइनस 3.5 का 11.35, 11 माइनस 3.5 आप जब करेंगे तो यू विल गेट 7.5। तो यहां वाली रेंज में जो आपका वो चेंज इन पीएच था वो तो इतना ज्यादा नहीं था, और जो आप वॉल्यूम डाल रहे हैं वो तो वही 2-2 ड्रॉप्स कांस्टेंट डाल रहे हैं, 2-2 ड्रॉप्स में जो वॉल्यूम कंटेन होगी वो सेम ही होगी। तो यहाँ पे जो आपका चेंज इन पीएच था वो एकदम सिग्निफिकेंट नहीं था, बट जैसे ही एंड पॉइंट आया तो एकदम आपका जो ये चेंज इन पीएच है शूट अप हो गया, इसीलिए आपका ये कर्व यहाँ जाएगा। और जैसे ही आपका एंड पॉइंट रीच हो गया तो उसके बाद वो फिर से वापस आ जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका नेचर ऐसा होता है, तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा दैट इज सी ऑप्शन में आपको यही गिवन है। तो डेल्टा पीएच बाई डेल्टा वी वर्सेस वॉल्यूम का जो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व होगा वो ऐसा दिखेगा। और अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव की बात की जाए, सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव का आपका नेचर कुछ ऐसा होता है। That exactly cuts at the tighter value। इसका नेचर आपको ऐसा मिलेगा। Now the next question, of the following inequalities the criteria for spontaneity of a chemical reaction is। तो आपसे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी पूछा गया है केमिकल रिएक्शन का। तो जनरली जो सबसे फेमस है, जो सबको पता है, दैट इज व्हाट, डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी लेस देन 0। ये सबको पता है। और देखा जाए तो पहले नंबर पे जो इन्होंने दिया है वो यही दिया है कि डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी लेस देन 0। तो ये आपका जो फर्स्ट है वो तो आपका करेक्ट हो गया। अब सेकंड में आपको क्या दिया है, सेकंड में दिया है डेल्टा यू एट कांस्टेंट एस एंड वी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और एक आपको दिया है डेल्टा एस एट कांस्टेंट यू वी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि ये तीनों क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को बताते हैं या नहीं बताते हैं। और आपके पास ऑप्शंस 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 एंड 1 and 3 है। तो आप कैसे बताएंगे कि ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को बताते हैं या नहीं बताते। तो इसका हमारे पास सबसे सिंपल तरीका क्या है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होती हैं 4 रिलेशंस। dg is equals to vdp minus sdt, dA is equals to minus pdv minus sdt, du is equals to minus pdv plus tds and dh is equals to vdp plus tds। और एक हमारे पास अलग से हो गई ये एंट्रोपी। तो जब भी आपको G, A, U और H की फॉर्म में पूछा जाए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये फंक्शंस किसके हैं। G इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, A इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, U इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड एंट्रोपी एंड H इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड एंट्रोपी। तो जब भी आपको G, A, U या H में से दिया जाए तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। जो यहाँ पे दो आपके वेरिएबल्स लिखे गए हैं वो आपके क्या हैं। तो G में तो आपको देखना है प्रेशर टेम्परेचर। अब पहले आपका ऑप्शन है डेल्टा G एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की ही बात होनी चाहिए जब भी आपका डेल्टा G होगा।
नाउ दैट मस्ट बी लेस देन 0, तो आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर आपको ए दिया गया है तो आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर देखना है, बट आपको ऑप्शन में जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है दैट इज डेल्टा यू। तो डेल्टा यू के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एस एंड वी, तो आप देखिए तो एस एंड वी ही है, बट इन्होंने इसे लिखा है ग्रेटर देन 0। तो ये वाली चीज तो सही है, बट डेल्टा यू मस्ट बी लेस देन 0 फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। तो इसीलिए ये आपकी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को नहीं बताएगी। और थर्ड पे क्या दिया है, डेल्टा एस। तो जो डेल्टा एस है उसे दो तरीके से देख सकते हैं, दैट कैन बी अ फंक्शन ऑफ u एंड v और h एंड p, क्योंकि जो u होता है दैट इज अ फंक्शन ऑफ v। तो अगर आपको यहाँ पे u दिया है तो उसके साथ में v होना चाहिए, और अगर आपको यहाँ पे h दिया है तो उसके साथ में p होना चाहिए। बट यहाँ पे आपको क्या दिया है, u एंड v। तो u एंड v सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। और लिखा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यस। चेंज इन एंट्रोपी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एट कांस्टेंट u एंड v और h एंड p। तो इन्होंने यहाँ पे दिया है चेंज इन एंट्रोपी एट u एंड v कांस्टेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो दिस इज करेक्ट। तो इसका जो आपको पास करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द फोर्थ ऑप्शन 1 एंड 3। 1 एंड 3 वाली आपकी जो रिलेशन है वो आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये कैसे पता करें कि बेसिकली आपकी जो एंट्रोपी है या फिर आपका जो चेंज इन एंथैल्पी है और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो उसके लिए आसान तरीका क्या है, आपके पास क्या होता है, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी हमें पता है दैट मस्ट बी नेगेटिव, दैट मस्ट बी लेस देन 0, तभी हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो अब आप देखिए कि डेल्टा जी नेगेटिव कब बनेगा, डेल्टा जी नेगेटिव तब बनेगा जब डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। तो इसीलिए डेल्टा एच मस्ट बी लेस देन 0 फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। और अगर आप यहाँ देखें तो ये टर्म नेगेटिव कब रहेगी, टेम्परेचर तो आपका कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये जो चेंज इन एंट्रोपी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो चेंज इन एंट्रोपी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और अगर आप डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन देखते हैं तो वो कुछ ऐसी होती है जो भी हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में भी देखी थी। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, बेसिकली डेल्टा यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा हमारा डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। तो इसीलिए डेल्टा यू मस्ट ऑल्सो बी लेस देन 0 फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a protein sample consists of an equimolar mixture of ribonuclease जिसका मोलर मास दिया है, और हेमोग्लोबिन उसका भी मोलर मास दिया है, और मायोग्लोबिन उसका भी मोलर मास दिया है। और हमारे से कहा है दैट स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द वेट एवरेज मोलर मास, नंबर एवरेज मोलर मास एंड द पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स इज। तो आपको जो राइबो न्यूक्लियस का मोलर मास दिया है वो दिया है 13.7 किलोग्राम पर मोल, और जो आपको हेमोग्लोबिन का दिया है वो दिया है 15.5, और जो आपको मायोग्लोबिन का दिया है वो दिया है आपको 17.2। तो पहले आपको अगर नंबर एवरेज मोलर मास और वेट एवरेज मोलर मास आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। तो नंबर एवरेज मोलर मास इज डिनोटेड बाय दिस एंड इट इज इक्वल्स टू Ni divided by summation of Ni. This is basically number average molar mass। और आपको साथ में क्वेश्चन में एक चीज और दी है कि दे आर इक्यूमोलर। इक्यूमोलर का मतलब क्या है कि इनके इक्वल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं तो जो इनका नंबर है दैट विल आल्सो बी इक्वल, बिकॉज एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स में तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ही होंगे। तो इसीलिए दे आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। सपोज इसके x मोलिक्यूल्स हैं तो इसके भी x ही मोलिक्यूल्स होंगे और इसके भी x ही मोलिक्यूल्स होंगे। तो ये निकालना तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो गया। क्या करेंगे, दिस इज बेसिकली मोलर मास, दिस इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो x इंटू 13.7 प्लस x इंटू 15.5 प्लस x इंटू 17.2 डिवाइडेड बाई x प्लस x 3x। तो आपका x तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 13.7
प्लस 15.5 प्लस 17.2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आंसर होगा एंड दिस विल कम आउट टू बी 15.5 kg। दिस विल एंड 15.5 kg पर मोल जो आपका है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन में गिवन भी है, बट वो आपका बी ऑप्शन में भी गिवन है, सी में भी और डी में भी। बट जो सी और डी में वो गिवन है वो उन्होंने दिया है वेट एवरेज मोलर मास इक्वल करके, तो ये तो आपका सी और डी ऑप्शन गलत हो गया, बिकॉज जो ये वैल्यू है दिस इज नॉट फॉर वेट एवरेज मोलर मास, दिस इज फॉर नंबर एवरेज मोलर मास। तो नंबर एवरेज मोलर मास की वैल्यू आपने निकाल ली। सिमिलरली आप वेट एवरेज मोलर मास भी निकाल सकते हैं। वेट एवरेज मोलर मास इज डिनोटेड बाय दिस एंड इट इज रिटन एज Ni mi square divided by summation of Ni mi। तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पता ही है, सबके XXX हैं और आपके पास मोलर मास की वैल्यूज भी गिवन है। तो जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वेट एवरेज मोलर मास, और जो उसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन 15.5 kg पर मोल। तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें एक चीज और है, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, वो क्या होता है? पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द वेट एवरेज मोलर मास एंड नंबर एवरेज मोलर मास। तो अगर आपकी वेट एवरेज मोलर मास की वैल्यू बड़ी है नंबर एवरेज मोलर मास से, तो जो आपकी ये रेशियो है दिस विल बी ग्रेटर देन 1। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन करेक्ट है दैट इज द ए ऑप्शन। और पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स हमारा मोनोडिस्पर्स पॉलीमर्स के लिए होता है 1, बिकॉज मोनोडिस्पर्स पॉलीमर्स में जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम वेट के होंगे, तो बेसिकली जो उनकी रेशियो आएगी वेट एवरेज मोलर मास की और नंबर एवरेज मोलर मास की दैट विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली नंबर एवरेज मोलर मास और वेट एवरेज मोलर मास की तरह हमारे पास दो मोलर मास और होते हैं, और वो क्या होते हैं? एक होता है हमारे पास Z एवरेज मोलर मास। Z एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला भी कैसा होता है? Ni mi क्यूब डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Ni mi स्क्वायर। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर Z एवरेज मोलर मास। और एक हमारे पास होता है विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। कई बार एग्जाम में इन्हें भी पूछ लिया जाता है। विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Ni mi की पावर 1 प्लस a डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ Ni mi टू द पावर 1 अपॉन a। तो बेसिकली दिस इज विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। ये एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। तो अगर आपसे ये दोनों मोलर मास भी पूछे जाते हैं तो आप इन फॉर्मूले का यूज करके बता सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैंड स्ट्रक्चर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स ए। तो आपको जो बैंड स्ट्रक्चर गिवन है वो क्या दिया है? दिस इज द एनर्जी एक्सिस। यहां पे बना है कंडक्शन बैंड एम्प्टी, यहां पे बना है वैलेंस बैंड जो कि ऐसे फिल्ड है, और यहां पे वैलेंस बैंड के पास एक और एम्प्टी लेवल बनाया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और फिर आपसे पूछा गया है कि जो सिलिकॉन है उसकी डोपिंग किससे की गई है, बोरोन से या फास्फोरस से। चारों ऑप्शंस में जो वेरिएशन है वो इसी बीच में है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये सेमीकंडक्टर है कौन सा। पहली बात, सेमीकंडक्टर होता क्या है? जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें जो बैंड गैप होता है वो जनरली कम होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी मिला के अगर हम उसे एन टाइप भी बना सकते हैं और पी टाइप भी बना सकते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? जिसमें जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें हम उसे एक ऐसी इम्प्योरिटी से डोप करते हैं जो उसे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दे। और जो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स, तो उसमें हम उसे ऐसे इम्प्योरिटी से डोप करते हैं जिसमें उससे एक वैकेंट साइट होल क्रिएट हो जाता है एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। तो जब भी हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में होंगे, दे आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो उस केस में उसमें एक डोनर लेवल प्रेजेंट होता है एंड दैट इज
नियर टू द कंडक्शन बैंड। अगर आप एन टाइप देखेंगे तो एन टाइप कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे होगा आपका वैलेंस बैंड, यहाँ पे होगा आपका कंडक्शन बैंड और यहाँ पे आपका एक होगा डोनर लेवल विच विल बी फिल्ड। लेकिन जब भी आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर देखेंगे तो उसमें यहाँ पे आपका कंडक्शन बैंड, यहाँ पे आपका वैलेंस बैंड और यहाँ पे आपका एक एक्सेप्टर लेवल होगा विच इज वैकेंट, बिकॉज इसमें जो आपकी मेजोरिटी है वो होल्स की है और इसमें आपकी जो मेजोरिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की है। तो अगर आप दोनों डायग्राम्स को देखें तो दिस रिप्रेजेंट्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज इसमें यहाँ पे वैलेंस बैंड के पास एक एक्सेप्टर, एम्प्टी एक्सेप्टर लेवल को बनाया गया है। अगर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता तो यहाँ पे एक फील्ड लेवल बनाया जाता और वो होता हमारा कंडक्शन बैंड के पास कुछ ऐसे। तो इसीलिए जो हमारा गिवन क्वेश्चन में डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है दैट रिप्रेजेंट्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, नॉट एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बचा हमारा दूसरा वेरिएशन। तो इन्होंने जो डोपिंग की है तो सिलिकॉन की डोपिंग बोरोन से करें या फास्फोरस से करें। तो बेसिकली सिलिकॉन के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम बोरोन से करेंगे, बोरोन क्या होता है, बोरोन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 3, मतलब बोरोन इज H2P1 और जो हमारा फास्फोरस होता है दैट इज H2P3। तो अगर हम फास्फोरस से डोप करेंगे तो हमारे पास एक एक्सिस इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पे 4 हैं, तो बेसिकली हमारे पास एक एक्सिस इलेक्ट्रॉन होगा, 1 एक्सिस इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से फास्फोरस की से डोप अगर हम करेंगे तो हमारा बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। बट बोरोन में हमारे पास है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो बेसिकली देयर विल बी अ क्रिएशन ऑफ अ होल। तो इसीलिए अगर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हमें जो डोपिंग करनी होगी वो बोरोन से करनी होगी। इसीलिए जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस बैंड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर formed by doping silicon with boron and not phosphorus. The next question is the experimental ionization energies of hydrogen and helium atoms in their ground states are respectively 13.6 electron volt and 24.6 electron volt. The ground state energy of helium atom in electron volt is asked. Now this is a very good question and it is little bit tricky to understand. So first we need to understand that what is the ground state energy of an atom. तो बेसिकली जब भी हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन एटम की बात कर रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी इन विच अ पर्टिकुलर एटम इज प्रेजेंट। जब भी हम किसी एटम को देखेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं और उनके बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस आर पॉसिबल। तो सारे इंटरेक्शंस को अकाउंट में लेने के बाद वो जिस भी एनर्जी में प्रेजेंट होगा उसे हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हैं। अब बेसिकली आपने बोर्स थ्योरी में देखा होगा दैट ही स्टडीड 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और जब हम उन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हमारे पास उसके लिए एक फॉर्मूला होता है विच इज रिटन एज दिस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए आता है। और अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये फॉर्मूला हम ये बोलते हैं कि दिस विल वर्क ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। मतलब इस फॉर्मूले को हम किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज जो पूरी स्टडी हुई है वो हमारी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए की गई है। अब जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, और हाइड्रोजन एटम के लिए हमारी Z की वैल्यू क्या होती है 1, और जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रेजेंट इन विच क्वांटम नंबर, n = 1 क्वांटम नंबर। तो इसीलिए जब हम हाइड्रोजन एटम की एनर्जी निकालते हैं तो वो हमें मिलती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव साइन के साथ, एंड दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स that this particular hydrogen atom is stabilized by -13.6 electron volt of energy, and this is the ground state energy of hydrogen atom. अब अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चन में दिया है the experimental ionization energy of hydrogen is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो चीज हमें समझ भी आती है कि अगर कोई एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद नेगेटिव एनर्जी के साथ स्टेबलाइज्ड है तो उसे प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी देना होगा टू आयनाइज दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने की जरूरत है, देन हाइड्रोजन एटम विल गेट आयनाइज्ड टू H+।
सिमिलरली अब इन्होंने हमारे से ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम एटम पूछा है। जब हम हीलियम एटम की बात करेंगे तो हीलियम एटम इज बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हीलियम एटम में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो यहाँ पे जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन एनर्जी वो एग्जिस्ट करेगी, जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन आएगा। प्लस यहाँ पे एक रिपल्शन टर्म भी आएगी। क्यों रिपल्शन टर्म क्यों आएगी? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी होगा। अब सपोज हम बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मूला है एनर्जी का, दैट इज -13.6 Z²/n²। अगर हम थोड़े समय के लिए इस रिपल्शन टर्म को इग्नोर कर दें और हम इस मल्टी इलेक्ट्रॉन हीलियम के लिए भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें तो व्हाट विल वी गेट? -13.6 2² बिकॉज 2He4, हीलियम का जो हमारा Z है वो है 2 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, क्योंकि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। तो बेसिकली उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n=1 में ही प्रेजेंट हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी एनर्जी हो गई ये, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी एनर्जी क्या होगी? सिमिलर मेथड से निकालेंगे, डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट -13.6 into 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेसिकली अगर हीलियम एटम के अंदर हमारा रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो हम डायरेक्ट इस बोर्स एनर्जी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते थे, और वो क्या होनी चाहिए थी? -13.6 into 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट एक्चुअली में यहाँ पे एक रिपल्शन टर्म भी आएगी, क्योंकि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, so they will repel each other, तो they will repel each other and the ground state energy of helium will get increased। बेसिकली इस ग्राउंड स्टेट में एक्चुअली में कुछ एडिशन हो जाएगा जो इस रिपल्शन की वजह से हो जाएगा। दिस इज रिपल्शन एनर्जी। ये रिपल्शन एनर्जी ऐड हो जाएगी और हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी हीलियम की लेस नेगेटिव बन जाएगी। अब एक्चुअली में इस रिपल्शन को निकालने का क्या तरीका है, मतलब हम ऐसा क्या करें दैट वी टेक इनटू अकाउंट दिस रिपल्शन एनर्जी? तो हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उन्होंने हीलियम के सेकंड इलेक्ट्रॉन को आयनाइज किया। जब भी हम हीलियम के एक इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करेंगे तो हम हीलियम से हीलियम प्लस बना रहे हैं। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को जब आयनाइज किया तो ऑब्वियसली उस आयनाइजेशन के समय वी हैव टेकन इनटू अकाउंट दैट रिपल्शन एनर्जी, बिकॉज जो हीलियम है वो तो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके अंदर वो रिपल्शन है। तो जब हम उसके इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करेंगे तो हमें वो रिपल्शन वाली टर्म अकाउंट में आ जाएगी, बिकॉज रिपल्शन तो सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सो वी नीडेड टू डू सम एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन दैट रिपल्शन एनर्जी। तो अब जैसे हमने आयनाइज कर दिया तो अब ये बन गया क्या? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हीलियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अब हम बोर्स एनर्जी से इस 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हीलियम प्लस की हम बात करें तो उसके अंदर अब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसकी एनर्जी अब क्या होगी? उसकी एनर्जी होगी -13.6 into 2 square divided by 1 square, which will be -13.6 into 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जो हमारा हीलियम प्लस है उसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो हमारी डायरेक्ट -13.6 into 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। लेकिन जैसे ही हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो ये बन जाएगा फिर से हीलियम एटम, और वो इलेक्ट्रॉन डालते ही हमारा रिपल्शन टर्म आनी शुरू हो जाएगी, और उसे हम डायरेक्टली फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट किया गया, और जो हमारी एक्सपेरिमेंटल आयनाइजेशन एनर्जी आई है वो हमारी क्या आई है? वो आई है 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली जब भी हीलियम एटम के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसे निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी है वो 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम के अंदर प्रेजेंट है तो अवर सिस्टम इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय -24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हीलियम प्लस के अंदर ये वाला स्टेबलाइजेशन तो था ही, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है वो है -24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अगर हम ओवरऑल बात देखें, अगर हम कंपैरिजन देखें तो एक्चुअली में हुआ क्या है, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बोर्स थ्योरी से निकालते तो
तो हमारे पास जो हीलियम एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी -13.6 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी हमें -13.6 इंटू 4 देता और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हमें -13.6 इंटू 4 देता। बट एक्चुअली में जो हमारा हीलियम एटम है उसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो है -13.6 इंटू 4 -24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि जब ये वाली एनर्जी है ये तो हमने निकाल ली हीलियम प्लस वाला केस बना के, और जो ये वाली एनर्जी है जो सेकंड इलेक्ट्रॉन इनकॉर्पोरेट कर रहा है हीलियम एटम में वो हमने एक्सपेरिमेंटल आयनाइजेशन एनर्जी से निकाल ली। तो एक्सपेरिमेंटल आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली टेकिंग इनटू अकाउंट दैट रिपल्शन फैक्टर, और अगर हम डायरेक्ट बोर्स के फॉर्मूले से निकालते तो हमारी ये एनर्जी काफी ज्यादा नेगेटिव आती, मतलब दिस एनर्जी इज लेस नेगेटिव देन दिस एनर्जी। और ये लेस नेगेटिव क्यों हुई है? क्योंकि इसमें वो रिपल्शन वाला टर्म अभी अकाउंट में आ गया है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। So that's all about this video, and I will be discussing rest of the questions of this paper in my upcoming videos, and if you have any queries then you can ask in the comment section. Thank you.